और इन सारी चीज़ों को यकदम माइंड में रख के और हमेशा से माइंड में सेव कर लेना ये बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि नोट्स तैयार कर लें। आज ये बड़ी मेहनत वाला काम है जो है हमने अली शहबाज साहब को दिया है। तो कोशिश ये करें कि आपके पास जो मौका है इसको आप बिल्कुल ज़ाया ना करें और यकीनन इसको सीखें। इसके नोट्स एक डेली आप हर हमारा स्टडी सर्कल को सुने और उसके बाद इसके नोट्स तैयार करें और इंशाल्लाह ये देखें कितने ज़्यादा मावन होते हैं आपके लिए। तो मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब को सारा पाएँ और ग्रेफाइटिस के हवाले से हमारे जो खास रूब्रिक्स हैं उनके ऊपर हमें रोशनी डालें। जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये ग्रेफाइट्स है और बेसिकली रिपर्टरी एक हेल्पफुल टूल है आपके लिए। जैसे आप समझ लें कि आपने कहीं जाना होता है तो गूगल मैप के ज़रिए आप वहाँ पर वो लोकेशन को सेट कर देते हैं और वो आपको फैसिलिटेट करता है। रिपर्टरी के अंडर तकरीबन मुख्तलिफ रिपर्टरीज में 11,000 से अबव इसकी जो सिम्टम्स और रूब्रिक हैं। और जब मैंने इसको इतनी ज़्यादा अलामत और रूब्रिक के अंडर देखा तो यकीन माने कि मुझे पूरा दिन लगा उसको देखने में। और अगर सिंथेसिस रिपर्टरी की बात की जाए तो तकरीबन 6,500 के करीब इसके जो रूब्रिक बनते हैं। और डॉक्टर केंट ने कहा था कि आप किसी भी दवा को रट्टा नहीं लगा सकते, यानी कि आपने दवा को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप किसी प्रोग्राम में आते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2+2, वो 2+2 बताते हैं और आपसे बाहर जाके पूछा जाता है कि भाई डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तो वो कहेंगे 2+2, 4 नहीं कहेंगे। तो ये आपका ग्रेफाइट्स होता है, 2+2 को फॉलो करता है, नतीजे पर नहीं पहुंचता है। सबसे पहले दोस्तों हम दवा को मुख्तलिफ एंगल से अपने माइंड के अंदर फीड कर सकते हैं। कुछ दवाएं गर्म मजाज होती हैं, कुछ सर्द मजाज होती हैं, कुछ दोनों ही होती हैं। दूसरा टूल आप मियाज़मेटिक तौर पर दवाओं को याद कर सकते हैं कि ये दवा किस मियाज़म के साथ तल्लक रखती है और जिस मियाज़म के साथ वो तल्लक रखती है उस मियाज़म की आपको क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए, फीचर्स का इल्म होना चाहिए, तो फिर वो दवा और आसान हो जाती है। आज की जो हमारी दवा है ये कार्बन ग्रुप के साथ तल्लक रखने वाली है और जितनी भी तकरीबन कार्बन ग्रुप से रिलेटेड मेडिसिन है ये सारी की सारी सोरक रेमेडीज है। और आपकी ग्रेफाइट्स, ये जो आप बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करते हैं ना, उसका जो सिक्का होता है उससे ये बनती है। और ये मिनरल ग्रुप के साथ, किंगडम के साथ इसका रिलेटेड है। और बारहा मैंने कहा कि जो दवा मिनरल ग्रुप, मादनियात ग्रुप के साथ तल्लक रखती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको केयर्स मिलेंगी, वरीज मिलेंगी, सैड मिलेगा। और ग्रेफाइट्स कहते हैं कि बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। जब बात आ गई कि कोई दवा सोरा के साथ तल्लक रखती है तो फिर आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि जब भी कोई आपके पास स्किन के हवाले से पेशेंट आता है, जो स्किन कंप्लेंट्स लेके आता है, वो सबसे पहले जो दवा आपने देखनी होगी वो सोरा ग्रुप की देखनी होगी। और ग्रेफाइट्स के मतलब कहा गया है कि ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है और इतनी डीप एक्टिंग मेडिसिन है कि इसको देते वक्त आपको सोच समझ कर देना चाहिए। अगर आप किसी मरीज की उसकी अरप्शन को या उसके स्किन प्रॉब्लम्स को सप्रेस्ड कर देते हैं तो यकीन माने कि उस पेशेंट की जो अजियत है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये बारहा जो राइटर ने है ये बात उन्होंने बड़े वसूख के साथ लिखी हुई है। दोस्तों इसका जो पहला रूब्रिक है वो मैं इसके सेंसेशन की बात करूंगा। इसके पेशेंट को जो सेंसेशन होती है वो होती है कॉबवेब, यानी कि मकड़ी के जाले का एहसास। बदर में मैं गया, उधर मेरे पास एक बुजुर्ग पेशेंट आए
उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक बड़ा शदीद किस्म का प्रॉब्लम है कि मेरे चेहरे पर जो है ना वो जाला सा नहीं जाता, मैं टॉवल के साथ उसको रगड़ता भी हूँ, मैं बार बार मुंह भी धोता हूँ, लेकिन वो जो एहसास है ना वो जाला सा ऐसा चिपका हुआ है कि वो उतरता नहीं है। अब देखें ये एक बड़ी डोमिनेट सेंसेशन है, हकीकत में जाला नहीं है लेकिन ये उसकी सेंसेशन है। और एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आप किसी दवा को बयान कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई ये क्यों है, तो आपको इस क्यों का कम से कम जवाब आना चाहिए। ये क्यों इसलिए है कि इसकी जो स्किन होती है, जैसे डॉक्टर मोहल्ला साहब ने कहा है कि इसकी स्किन थिक होती है, मोटी होती है, रफ होती है और फोल्ड होती है, तय बनी होती है। जब स्किन रफ भी होगी और उस जगह से फोल्ड होगी तो फिर ये सेंसेशन होती है। और इसकी चूंकि ये सेंसेशन इसके चेहरे पर होती है, तो अगर हमारे पास पेशेंट ये चीज लेके आता है तो आप देखिए कि यहाँ पर आप कितने शॉर्ट हो जाएंगे। यानी कि पेशेंट आपको इधर की बातें भी बता रहा है, उधर की बातें बता रहा है, लास्ट पे वो आपको या शुरू में वो आपको ये सेंसेशन कहता है कि डॉक्टर साहब इसको आप दूर कर दें। और खूबसूरती देखें कि दूसरे सिस्टम वालों ने वो क्या इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कहेंगे यार ये आपका नफ्सियाती मसला है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह मरीज की हर फीलिंग और हर सेंसेशन को कैच कर सकते हैं। तो इस सेंसेशन को अगर आपने देखना है, चूंकि ये फेस पर है, तो फिर आपको जो मर्जी रिपर्टरी ओपन करें, आप फेस चैप्टर को देखें और फिर जाके कब वेब को जाके देखें, तो वहां पर आपको ग्रेफाइट्स बोल्ड ग्रेड के अंदर मेडिसिन मिलेगी। और इसी तरह अगर किसी को एक्सट्रेमिटीज पर हो, जिल्द के या मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर हो, टांगों पर हो, हाथों पर हो, तो फिर आपको एक्सट्रेमिटीज का चैप्टर देखना पड़ेगा। और अगर जनरलिटीज के अंदर आप जाएं, जनरल रूब्रिक में आप देखना चाहें, तो फिर आपको वहां पर कॉब वेब, आप आजकल मोबाइल वालों ने आपको ये ऐप दी हुई है, इतनी ज्यादा आजकल आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अगर आप फायदा ना उठाएं तो ये हमारी बदकिस्मती है, इसमें हमारा होम्योपैथी का कोई कसूर नहीं है। तो आप जब इस रूब्रिक को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर ब्रेटाकार मेडिसिन मिलेगी, वहां पर आपको ब्रोमियम मेडिसिन मिलेगी, वहां पर आपको एलोमीना मेडिसिन मिलेगी। तो पहली ये जो सेंसेशन है, आपने ग्रेफाइट्स के हवाले से या 2-3 चीजें कि अगर आपके पास पेशेंट आता है इस चीज को लेके आता है, तो आपने इस चीज को कॉब वेब के अंदर जाके देखना है, जिस जगह पे कह रहा है उस चीज को आपने ओपन कर लेना है और आप बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, आपके सामने बहुत कम मेडिसिन जो है वो रह जाएगी। इसी तरीके से दूसरा इसका जो सबसे बड़ा मेन रूब्रिक है वो है डलनेस। डलनेस का मतलब होता है जी सुस्ती। और डॉक्टर जॉर्ज विथाल्स ने कहा है कि जो डलनेस है, ये सुस्ती है, ये इसके तीनों लेवल पर, यानी कि फिजिकल लेवल पर भी है, मेंटल लेवल पर भी है और इमोशनल लेवल पर भी है। सेम इसी तरीके से आपके पास ब्रायोनिया मेडिसिन है, जिसकी की पॉइंट है ड्राइनेस, खुश्की। और उसका जो ड्राइनेस होता है वो आपको फिजिकल पर भी मिलेगा, उसके जज्बात में भी मिलेगा और उसके माइंड के अंदर भी मिलेगा कि वो बंदा बहुत ही रूखा सा होता है। तो इसी तरीके से इसका जो डलनेस होता है ये तीनों लेवल पर है। अब सिर्फ बात डलनेस तक नहीं रहती है, और ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई इसके अंदर डलनेस है क्यों। अगर इस रीजनिंग को हम फोकस कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो कैंट पेज में, रेपेटरी पेज में 55 पेज नंबर है जी, वहां पर एक और रूब्रिक है इंडोलेंट, INDOLENT, इंडोलेंट। अब इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्ती प्लस काहली। मेरे सामने बैठे एक शख्स को अभी भी सुस्ती और मनुस्ती है, यानी कि अगर हम इस प्रोग्राम में आते हैं, आके बैठते हैं या आप लोग, और जब लास्ट पे जाते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या लेके गए, कुछ भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं। और इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्ती और मनुस्ती, अलकसी। जब सुस्ती और अलकसी आ जाएगी तो वहां पर रूब्रिक होगा इंडोलेंट इस्तेमाल होगा।
अब ये सुस्ती और मनुस्ती की जो अब रीजनिंग पे जाएंगे कि ये क्या करती है। केंट रैपर्टी के पेज नंबर 57 पर इसको लिखा हुआ है इनडिसिसिव। इनडिसिसिव का मतलब होता है कि जो बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, अनएबल टू डिसाइड, अनएबल टू डिसीजन, कि वो बंदा किसी भी किस्म का फैसला नहीं कर सकता है। 5 बजे और अगर इसका क्रॉस रेफरेंस आपने देखना हो तो रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मतलब भी होता है कि उसके माइंड के अंदर वो पावर ही नहीं होती है, वो जमा तफरीक वाली ताकत ही नहीं होती है। 5 बजे आ गए। और ऐसा सेम आपको पल्साटीला के अंदर भी मिलेगा। पल्साटीला का पेशेंट भी रिजोल्यूट होता है, वो भी फैसला नहीं कर सकता। और जब भी आपके क्लिनिक में पल्साटीला आती है तो सबसे अहम चीज आपने नोट की होगी, मैं वार्मली वेलकम करूंगा जनाब अपने शेखपुरा से आने वाले दोस्तों को। जैसा कि वो कहते हैं ना, कबाल हमेशा देर से आता है, तो बड़ी मोहब्बत है जी इनकी कि इतनी दूर से फिर भी जनाब ये तशरीफ लाते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी रिजोल्यूशन की और बात हो रही थी कंपेयर इसकी पल्साटीला के साथ। अब देखिए, पल्साटीला जब भी आपके क्लिनिक पर आएगी, क्लिनिकल टिप्स की बात करूंगा कि आप 80 से 90% आपने नोट किया होगा कि वो अपनी सिम्टम्स भी खुद नहीं देती है। वो अकेली आपके क्लिनिक पर भी नहीं आती है, वो अकेली बाजार भी नहीं जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है कि वो हमेशा डिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। सास की, नंद की, शोहर की, हमेशा उसके अंदर यही होता है कि मुझे दूसरों की तवज्जो मिले, और उस तवज्जो को हासिल करने के लिए वो दूसरों को अहमियत देती है, अपनी जात तक को खत्म कर देती है। लेकिन ग्रेफाइट्स का जो मामला है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। अब हम समझेंगे कि जो ऊपर रूब्रिक गुजरा है, जो डलनेस गुजरी है, जो डॉक्टर जॉर्ज उथाल्क साहब ने बात कही है, जो फैसला नहीं कर सकता, इसके पीछे मुहर्रिक क्या है? वो है इसका इंटेलेक्चुअली वीक होना। यानी कि ग्रेफाइट्स का पेशेंट ऐसा होता है, कहते हैं कि जिसकी जो स्किन होती है वो थिक भी होती है, रफ भी होती है, और ये जो मोटी और रफ खुरदरी जिल्द होती है, ये किसी भी किस्म के एहसासात और जज्बात को पेशेंट के दिमाग के अंदर घुसने ही नहीं देती है। लिहाजा उसका वो दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होता। तो इसलिए कि इसके पास वो दिमाग नहीं है कि ये फैसला कर सके कि मेरे लिए क्या बेहतर है। इसी रूब्रिक के अंदर आपको सलेशिया भी मिलेगी। सलेशिया भी यील्डिंग होती है, झुक जाने वाली होती है, लेकिन सलेशिया उस वक्त लचक का मुजाहरा कर जाती है जब वो समझता है कि मेरे पास वो ताकत नहीं है। हालांकि वो जिस बात पे डट जाते हैं ना वो लोग, इसलिए वो कहते हैं कि सलेशिया के जो पेशेंट होते हैं ये बड़े अच्छे वकील होते हैं। यानी कि ये केस हार भी रहे हो ना तो फिर भी मुकाबला एंड तक करते हैं। यानी कि ये माशरे के साथ, जालिम लोगों के साथ, या जिस तरीके का भी माहौल हो, ये उनके साथ सरवाइव करते हैं, इंडिफरेंस नहीं होते, ला तलकी इख्तियार नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब देखें कि सबसे इसका जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इसका इंटेलेक्चुअल पॉइंट है। यानी कि इसके जहन का जो, इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी इसकी नहीं है। जब किसी बंदे की कैपेसिटी नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, वो इतना सोच नहीं सकता, तो वो क्या कारोबार करेगा, वो क्या बिजनेस करेगा। उसके लिए अब इसका आउटपुट क्या होगा, यानी कि अब उसके फैसला ना करने में उसका हेजिटेट होना भी हो सकता है, उसका टिमड़ शर्मीलापन भी हो सकता है। लेकिन इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट ये निकलेगा कि जो आपका पेशेंट होगा वो एंशियस हो जाएगा। किस पर एंशियस हो जाएगा? परफॉर्मेंस पर हो जाएगा।
कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस लेवल की नहीं होगी, उसके अंदर एप्रीहेंसिव रूब्रिक है। अब एप्रीहेंसिव रूब्रिक क्या होता है? एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि अगर फियर, खौफ और डाउट को इकट्ठा कर दिया जाए, खौफ और डाउट को इकट्ठा कर दिया जाए, मैंने ये गाड़ी ली है यार, रईस साहब ले तो ली है लेकिन इसने मुझे दर्ज करवा जानी है, ये काम चढ़े सिरे नहीं चढ़ना, ये मैंने कारोबार कर तो लिया है, बड़े सोच समझ के किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि यार मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, मेरे ज़हन में नहीं कुछ आ रहा है। उसकी इंटेलेक्चुअल पावर। अब अगर इस मेडिसिन के आप देखें कि उसकी जो टेंशन है, जो उसकी एंग्जाइटी है, जो उसकी फिक्रें हैं, वो सारी की सारी आपको उसके रोजगार पर मिलेंगी। तो ग्रेफाइट्स को याद रखें कि ये आपके क्लिनिक पर सबसे ज्यादा, जैसे आरटी के पेशेंट आते हैं, ये भी आपके पास आते हैं, ये मजदूर लोगों की दुआ है, ये ड्राइवरों की दुआ है, ये जो हेल्पर लोग होते हैं उन लोगों की दुआ है, ये फैक्ट्री के जो अंदर काम कर रहे होते लोग होते हैं उन लोगों की दुआ होती है, ये उन मजदूरों और हेल्परों की दुआ होती है जो सारी जिंदगी हेल्परी पर ही रहते हैं। ना वो अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, ना वो मिस्त्री बनेंगे। वो जैसे एक रूब्रिक आता है, अब उस रूब्रिक के अंदर ये पूरी मेडिसिन, एक रूब्रिक के अंदर मेडिसिन फिट होती है, और वो रूब्रिक जो है वो डेल्यूजन है माइंड का। स्टर्व का मतलब होता है जो फाके की, भूख की अजियत होती है। डेल्यूजन माइंड स्टर्व, यानी कि जो फाका ज़दा जिंदगी होती है ना, जो उसकी अजियत होती है, इसका वहम इससे जाता नहीं है। वो आलम लोहार ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको ना, उनके जिस दिन मेरा ब्याह होएगा, चढ़िया सब नूं चाह होएगा, और जिहड़ी फिर एंड हुंदा, आउटपुट ओहदा की करदा है, कहंदा फिर होणगियां ओही नौकां झोंकां, आटा घ्यो लून नहीं होना। तो यानी कि इसकी सारी की सारी फिक्रें जो है इसकी माशी जिंदगी पर घूम रही होती हैं। आपके पास पेशेंट आएगा, आपने उसको मेडिसिन दी, वो पेट के अल्सर के हवाले से आ गया, और ये चूंकि सोरक है, ये सबसे ज्यादा आपके स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से आएंगे या अपने माइंड के हवाले से आएंगे। कोरोना सीजन लग गया, कम बंद हो गए ने, बड़ी परेशानी, उन्होंने की बनेगा, सीधे भुखे मर जाए। यानी कि इनकी पेट के आगे इनकी कोई बात नहीं चलती, इसलिए ये खाना भी बहुत खाते हैं। जहां अकल नहीं इस्तेमाल होती वहां पे खाना खुला लोग खाते हैं, और खाना खाने से इन्हें सुकून भी मिल जाता है क्योंकि इनके पेट के अंदर अल्सर होता है। लेकिन फिर ये लोग सुकून के बाद क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट से गैस नहीं निकलती पूरी तरीके से, मुझे खाना नहीं आता है, मुझे कब्ज रहती है। फिर वो उनके इस किस्म की जो अलामत होती हैं वो होती हैं। अब देखें कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे कर रहा है, जब आप उससे बात करते हैं या वो पूछते हैं कि भाई आपने इतनी देर हो गई है, चूंकि ये क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, स्किन के आपको पता है इतनी जल्दी पेशेंट ठीक नहीं होते, तो ये मुख्तलिफ डॉक्टरों से दवाएं लेते हैं। तो वो कहते हैं, वो पहला पॉइंट उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब ताड़ी मेहरबानी खाना बंद नहीं करना है। मैं फलां डॉक्टर को गया, मैं फलां, उन्हें तो सारा मेरा खाना ही बंद कर दिता। यार अगर मैं खावांगा नहीं तो मैं किस तरह सर्वाइव करांगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। यानी कि इनके वहम के अंदर भी यही सोच होती है, और इसी सोच को रात को ये लेके सोते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर सबसे ज्यादा एंग्जाइटी भी इसी वजह से होती है। कैंट रेपेट्री के अंदर एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी फ्रॉम मैनुअल वर्क। मैनुअल का मतलब होता है वो काम जो आप अपने जिस्म की ताकत से करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, अपने पाँव से चल के करते हैं, वो जैसे भी वो तमाम एक्टिविटी जो आप खुद करते हैं। और मैनुअल वर्क में इसको एंग्जाइटी क्यों है, इसके कुछ प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपके पास पेशेंट आता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन दियो ताड़ी मेहरबानी कि यार मैं जो सुबह उठना ना तो मेरी तबीयत बड़ी खराब हो जाती है,
मेरे वास्ते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं किस तरह काम करांगा, किस तरह मेरा गुजारा होएगा, मैं तो भुखा मर जावांगा। डॉक्टर साहब जो मैं सुबह उठना ना तो जिहड़ी ए रोशनी हुंदी है मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। अब देखें कि अब आपको पेशेंट ने एक हिंट दिया है कि मुझे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अगला आपसे क्वेश्चन, अगला जो आपका डॉक्टर का होना चाहिए, आपने चूंकि पेशेंट की अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है और डॉक्टर ने उसमें से, अब हर कोई केस एक दो अलामत पे जाके खत्म होने वाला नहीं होता। कुछ केस जो होते हैं वो जो क्रॉनिक होते हैं, उनके जो जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं और उन प्रॉब्लम से जो तंग आके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एक होम्योपैथी डॉक्टर उसको भी फॉलो करता है। तो वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरे लिए जनाब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। अब यहां पर देखें कि रूब्रिक आपको मिलेगा सेंसिटिव टू लाइट, बहुत महदूद कर दिया इस रूब्रिक ने आपको। अब सेंसिटिव टू लाइट को अगर आपने आई में जाके देखे ना तो फोटोफोबिया आपको देखना पड़ेगा, रोशनी से खौफ, फोटोफोबिया। अब फोटोफोबिया इतना बड़ा रूब्रिक है कि इसके अंदर आपकी ये इलेक्ट्रिक लाइट भी आ जाएगी, सनलाइट भी आ जाएगी, गैस लाइट भी आ जाएगी। सनलाइट में, इलेक्ट्रिक लाइट में, गैस लाइट में, ये तीनों के अंदर बड़ी डोमिनेंट मेडिसिन आपकी ग्रेफाइट्स है। और बड़े की पॉइंट के अंदर इसको इस रूब्रिक में बयान किया गया है। यानी कि अगर आपने कोई चीज पिक करनी है ना तो आपको ये वो वे है जहां से वो मिलेंगे आपको। और दूसरा, डॉक्टर साहब जब मैं सुबह के वक्त उठता हूं तो मेरी विजन डिम होती है, मेरी नजर कमजोर होती है, मेरी नजर फोकस नहीं कर पा रही होती। अब जिस बंदे की सुबह के वक्त नजर फोकस नहीं करेगी तो वो बेचारा काम क्या करेगा। डॉक्टर नारो साहब तो उन्होंने क्लिनिक नहीं रहने देंगे, उसकी छुट्टी करा देंगे। अब अगर उसकी छुट्टी हो जाएगी तो रशीद साहब तो रोजाना ढाबे से लेकर जाने पे रहे, ये तो बड़े जालिम है, ये तो जुर्माना और करेंगे। तो उस बंदे की फिक्रें, जाहिर बात है वो जेन्युइन फिक्र है कि उसकी डिम विजन है, और डिम विजन के अंदर भी ये एक की पॉइंट है इसका। और खास तौर पर जैसे कि डॉक्टर रईस साहब ने, डॉक्टर मौलाना साहब ने इसकी पीरियड के हवाले से बात की थी कि पीरियड के दौरान भी इसका जो विजन होता है ये डिम हो जाता है। इसी जेन्युइन प्रॉब्लम में पेशेंट का एक और आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह के वक्त उठता हूं तो मुझे स्नेजिंग शुरू हो जाती हैं, छींकें शुरू हो जाती हैं। अब ये भी बड़ी अहमियत का हामिल रूब्रिक है। यहाँ पर आपको एनवी भी मिलेगी, सलेशिया भी मिलेगी। और एक रूब्रिक जो होता है ना वो दूसरे रूब्रिक के साथ रिलेशन रखता होता है, वो मिलकर एक चेन बनाते हैं। अब ये वो जेन्युइन कंसर्न है उसके, जिस वजह से पेशेंट जो होता है वो रात को ज्यादा एंग्जाइटी के अंदर रहता है। दिन के वक्त अगर कोई मैनुअल काम होता है तो उसमें वो एंग्जाइटी में रहता है, टेंशन में रहता है कि यार मैं ये काम मुझसे होंगे नहीं, और जब उससे ये काम होंगे नहीं तो जाहिर बात है उसका गुजारा कैसे चलेगा। एक उसके माइंड की सोच है और दूसरी उसके जनाब पेट की सोच है। आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप इस पेशेंट को देखें तो जैसा कि डॉक्टर रईस साहब ने कहा था कि ये कलकेरिया कार्ब और पल्साटिला की तरह पेशेंट होता है। याद रखें कि जब मोटापे के पेशेंट आपके पास आते हैं ना तो मोटापे के पेशेंट में से आप और मैं अक्सर, हमारा एक तरीका है कि जनाब जो पहली दुआ होती है ना, पहला निशाना कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसकी स्किन, अगर आपने उसमें 5F है कि उसकी स्किन जो होती है बड़ी फेयर होती है, खूबसूरत होती है, फ्लैबी पेशेंट होता है। ग्रेफाइट्स का पेशेंट मोटा ज्यादा होगा, कलकेरिया कार्ब का फ्लैबी ज्यादा होगा। कलकेरिया कार्ब में आपको हर 15 दिन के बाद जो होते हैं वो पीरियड ज्यादा आ जाते हैं, प्रोफ्यूज होते हैं, जबकि इसके पीरियड स्कैंटी होते हैं, 2-2, 3-3 माह के बाद आते हैं। और सेम जैसे डॉक्टर रईस साहब ने प्यूबरिटी यानी कि सन्ने बलूगत के वक्त, या इसके अलावा यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी पेशेंट की पल्साटिला देने के बाद उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ना, व्हेन पल्साटिला फेल्स देन यू चूज ग्रेफाइट्स।
और इसी तरीके से अगर आपके पास पेशेंट आता है मीनोपॉज सन या क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड के दौरान, तो जब वो अपने कंप्लेंट्स या अपनी शिकायतें दे रहा होता है, तो फिर खुदारा आपको सोचना चाहिए कि यार इसका एक बड़ा मीनोपॉज का पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो हमें इन अद्वियात में से हमें लेक्सिस को सोचना चाहिए, हमें समीसाफिका को सोचना चाहिए, या हमें ग्रेफाइट्स को सोचना चाहिए। और जब आप ग्रेफाइट्स को सोचेंगे तो इसको देखेंगे कि इसका जो पेशेंट होता है ये भी मोटापे की तरफ माइल है, चिल्ली है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये सेंसिटिव बोथ मिलेगा, गर्मी और सर्दी दोनों से। गर्म मशरूब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैदे के अल्सर के हवाले से ये आपकी बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। और खाना खाने से इसको अमेलियोरेशन होता है। अब देखिए कि खाना खाने के अंदर अनाकार्डियम आपकी मेडिसिन आ जाती है, उसको भी सुकून मिलता है। या हमें उन अद्वियात की तरफ देखना पड़ेगा जिनमें मरीज को खाना खाने से सुकून होता है, गो कि ये वक्ती होता है। इसी तरीके से दोस्तों कैटालेप्सी यानी कि मरीज का बेहोश हो जाना, या किसी खवातीन का बेहोश हो जाना, या मोटे लोगों का बेहोश हो जाना जो मोटे हों। और ये याद रखिए कि ये लोग सख्त जान होते हैं, इसलिए कि ये काम काज करने वाले होते हैं। कलकेरिया कार्ग जो है वो बैठ के तो कोई गेम खेल सकता है, वो माइंड को चला सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन इन्हें हर जो ज़हन से काम करना पड़ेगा उससे अवर्जन है। फिजिकल काम ये इनकी करना मजबूरी और करते भी रहते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का मसला है, जैसे भी करें। तो कैटालेप्सी में ऐसे बंदे जो देखने में ऐसे नजर आए और एकदम बेहोश हो जाएं, सडन उनकी जो ताकत होती है जैसे कि सलब हो गई है, ताकत उनकी रही नहीं है, और ये बेहोश होने के बावजूद कॉन्शियस, यानी कि आपकी बात को तो ये सुन रहे होते हैं लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं होती है। तो इसके अंदर भी ये जबरदस्त मेडिसिन है। उसके बाद इसका एक और यूब्रिक है, और ये खास तौर पर बच्चों के हवाले से। वो है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है गुस्ताख, बेबाक, नडर, शरीर, जिन्हों पंजाबी कहते हैं लथी चढ़ी दी कोई नहीं। इसका दूसरा जो आप रूब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं इंसोलेंस, कि इसके जो बच्चे होते हैं ये बड़ी गुस्ताखी करने वाले होते हैं, दूसरों को टीजिंग करने वाले होते हैं, हिट करने वाले होते हैं। और अच्छी बात इसमें से एक और निकलेगी कि अगर आप उनकी बेइज्जती कर देंगे तो उस पर वो हंसेंगे। लाफ एट रेप्रीमेंट्स, ये भी इसका एक बड़ा अहम रूब्रिक है, खास तौर पर कि अगर किसी शख्स की इंसल्ट कर दी जाए। अब आप देखें कि जनाब रशीद साहब ओनर हैं और इनके पास जो काम करने वाला मुलाजिम है, अब वो सुस्त भी है, काहल भी है, काम भी करना है। अगर रशीद साहब उसकी झिड़कें भी दे देते हैं तो उसने हंस के गुजारा करना है ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो ये पॉइंट हमें जो है, क्योंकि क्लिनिकली हमने पेशेंट को इन फीचर से पिक करना होता है। इसी तरीके से इसका जो अगला रूब्रिक है वो दोस्तों है म्यूजिक एग्रेवेशन। अब म्यूजिक एग्रेवेशन पे देखें कि वो लोग जो खुशी के लम्हात को, म्यूजिक क्या है, आपको खुशी देता है ना, या आपके दिल को बहलाने की एक चीज कह लें, सुकून कह लें, इसको मुख्तलिफ आप टर्म में ले जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जेदा दिल टूट जाए उदी गल मुक जाए। नेट्रम कार्ब को भी जो होता है वो म्यूजिक जो होता है उसको भी वो अच्छा नहीं लगता, वो उदास कर देता है। सिपिया की पेशेंट को भी म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। रैपिस्ट की वो सबसे बड़ी मेडिसिन है, उस फीलिंग को लेके आए ना तो उसके अंदर अवर्जन टू हस्बैंड होता है, फैमिली होता है, चिल्ड्रन होता है, उसको गाने आने से उसको कोई खुशी नहीं मिलेगी, उसका दुख बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी जो म्यूजिक होता है
वो एग्रेवेशन कर जाता है और ये रोना शुरू कर देता है। अब देखें वीपिंग पे आके जो है वो रो रहा है, रोने का मतलब है यहां पर ये एक्सप्रेसिव हो रहा है और फिर इसको कुछ सुकून मिल जाता है। और कहते हैं कि ये लोग, ये फास्फोरस आपने पढ़ा था ना कि ये बड़े लोग ओपन होते हैं, यानी कि हर लेवल से ओपन होते हैं, रेक्टम से भी ओपन होते हैं, हार्ट के भी ओपन होते हैं, जिड़ा मर्जी आवे जावे टेंशन ही कोई, हर एक में अट्रैक्ट करने वाले होंगे। तो ये जो लोग हैं ये भी किसी की बात को अपने दिल के अंदर नहीं रखेंगे। जो भी मामला होगा तो आप देखेंगे, अगर वो सास की बात है तो वो जनाब वो कर देगी, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा ऐसे होता है, उससे उसको सुकून मिल जाएगा। उसके हस्बैंड कोई बात होगी वो भी वो कर देगी। तो हमने इस चीज को भी फोकस करना है कि पेशेंट जो है एक्सप्रेसिव है, वो कुछ चीजें बता रहा है और बताने के बाद वो फिर रिलैक्स भी हो रहा है। उसके बाद है जनाब कॉस्टिव, यानी कि कंस्टिपेशन वाले पेशेंट जो कब्ज के। अब ये जो कब्ज है ये इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। ऐसे लोग जो फैटी हों, जो चिल्ली हों और कब्ज का शिकार, और जैसा कि पहले आपसे बात की जा चुकी है कि ये इनकी जो कब्ज होती है ना, अब इसके अंदर आपको एक कैंट रेपर्टरी में या दूसरी रेपर्टरी के अंदर आपको एक रूब्रिक मिलेगा, चैप्टर रेक्टम के अंदर जाके, स्टूल रिमेन्स लॉन्ग इन द रेक्टम विद नो अर्जिंग। इसका मतलब ये है कि मरीज 4-4, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक उसको स्टूल की हाजत ही नहीं होती है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ गई कि अब मरीज ने एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री सुनाई आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट उसने जनाब अपनी सिम्टम्स भी दी। चलो आप उनको भी फोकस नहीं करते, आप उनको भी पेंसिल पकड़ के सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको जाके वो कहता है कि जनाब मुझे तो बड़ा शदीद डॉक्टर साहब कब्ज रहता है, और डॉक्टर साहब ऐसा कब्ज रहता है, या वो अपने बच्चे को लेके या जिसको भी, डॉक्टर साहब 4-4, 5-5 दिन इसको हाजत ही नहीं होती, ये बताता ही नहीं है, नो अर्जिंग। अब आप देखेंगे जब आपके पास ये रूब्रिक आएगा तो फिर आपने उन दवाओं की तरफ देखना है जिसके अंदर ये हाजत हो, ऐसी कंडीशन हो कि मरीज को स्टूल करने की हाजत ही नहीं है। सबसे बड़ी मेडिसिन ओपियम है इनसेंसिबिलिटी की। 10-10, 12-12 दिन तक वो चला जाता है उसका मामला कि उसको पखाने की हाजत ही नहीं होती है। ऐसे लोग जहां वो पखाने की हाजत ही ना हो, जब आप वो देते हैं और उनका पखाना बहुत ही हार्ड होता है, नॉटी होता है। इसी तरीके से एलोमीना, जब एलोमीना की बात आएगी, अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, शौर भी दिया है, पढ़ते भी रहते हैं, तो एलोमीना का जो स्टूल होता है वो हार्ड नहीं होता, वो चिपचिपा होता है। वो आपके रेक्टम के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उसको एक्सपेल कर सके। स्टूल नरम है लेकिन इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसको वो जनाब खारिज कर सके, चिपक जाता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब खाना तो मुझे सख्त नहीं आता है, खाना तो ऐसा होता है कि जनाब मैं उसको जब धोता हूं तो मेरे हाथों पर भी वो जनाब वो चिपक जाता है, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये एलोमीना का केस है। यहां पर आपकी एक सलेशिया मेडिसिन है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और सलेशिया के अंदर इसी चैप्टर में आपको जाके मिलता है कि उसका जो स्टूल होता है वो प्रोट्यूड कर जाता है, प्रोसीड कर जाता है, वापस चला जाता है। मरीज प्रोट्यूड उसको बाहर निकालने के लिए जोर निकालता है, एक्सपेल करने की, लेकिन वो रिसीड हो जाता है, वापस चला जाता है। तो इस रूब्रिक में आपको ग्रेफाइट्स जो है वो एक स्ट्रांग मेडिसिन मिलेगी। और ग्रेफाइट्स में क्या होगा कि डॉक्टर साहब खाना तो मुझे बड़ा आता है, बड़ा पखाना होता है, और सबसे अहम बात कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और उसके साथ म्यूकस थ्रेड लाइक धागा नुमा म्यूकस जो होती है वो उसके साथ मिली होती है। तो अगर ये पोजीशन है तो फिर आपकी दवा जो होगी वो ग्रेफाइट्स होगी। और ये कैंट रेपर्टी पेज नंबर 608 पे आप जाकर देखेंगे। इसी तरीके से आप
इन एक्टिविटी के अंदर भी आप जाकर देखेंगे। अब जहां पर ये मामला होगा, ये पोजीशन होगी कि जिस बंदे को जनाब कब्ज ऐसे आ रही है, अब उसके यहाँ पर और भी जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं कि उस जोर लगाने से क्या हो गया कि वहां पर फिशर बन गए हैं, क्रैक्स बन गए हैं। अब वो फिशर और क्रैक्स उसको बड़ा तकलीफ दे रहे हैं। हर फिशर की दवा नाइट्रिक एसिड ही नहीं है। आपकी ग्रेफाइट्स भी वो मेडिसिन है जिसके जितने भी आपके आउटलेट्स हैं जिस्म के, आपके नथने हो गए, आपके कान हो गए, आपके माउथ हो गए, आपके रेक्टम हो गए, वहां पर आपको क्रैक्स मिलेंगे। ग्रेफाइट्स इससे भी बाजी ले जाता है, वो कहता है कि आपको स्किन पर भी जो है वो भी आपको क्रैक्स मिलेंगे, रफ मिलेंगे। कानों के पीछे जनाब एक्जिमा होना, ये इसकी बड़ी जबरदस्त अलामत है। कानों के हवाले से डेफनेस इसका एक रूब्रिक है। बात अब कान तक पहुंच गई है, तो कान का डेफनेस, बहरापन होने के अंदर ये एक बड़ी रेयर सिम्टम है। और रेयर सिम्टम का मतलब होता है नादर। जैसे इंडिया में ताजमहल है ना, उनका वो बड़ा नादर है, लोगों ने याद रखा है। तो ग्रेफाइट्स की भी ये बड़ी रेयर सिम्टम्स है, नादर अलामत है कि जनाब मरीज वैसे तो यार ये सुनता नहीं है, लेकिन जब ये क्राउड में होता है, जब ये किसी गाड़ी में बैठा होता है, कंजेस्टेड एरिया में होता है, तो फिर बड़ा सुनता है यार ये। उस वक्त उसकी समाज होती है ठीक होती है। और इसकी डेफनेस के पीछे कानों के अंदर होने वाला एक्जिमा भी हो सकता है। इसी तरह से टनाइटस के लिए, कान बजना, उसके लिए भी आपकी ग्रेफाइट्स जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि अगर किसी मरीज के कान बजते हैं, शॉर्ट करता हूं। और अब स्किन की बात हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो क्रैक्स होते हैं, उसके बाद इसके डिस्चार्जेस की बात कर लेते हैं। स्किन के हवाले से याद रखें कि ये आपके डर्माटाइटिस की, ये आपके एक्जिमा की, ये आपके स्किन प्रॉब्लम की, ये आपके सोराइसिस की, हर उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम की बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसमें हनी लाइक, शहद की तरह का रतूबत डिस्चार्ज होती है। ऐसी रतूबत जो छीलन पैदा करती हो, क्रोसिव हो। और उसके बाद नाखूनों के हवाले से, खास तौर पे ओल्ड एज के अंदर जाके, बुजुर्गों में जाके फंगल इन्फेक्शन हो जाती है नाखूनों के। और फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन है दोस्तों जो जल्दी जान नहीं छोड़ती है। नाखून ब्लैक हो जाते हैं, ब्रिटल, टूटना, बुरना, रेजा रेजा होना शुरू हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो फिर आपने वहां पर ग्रेफाइट्स आपको मिलेगी। इसी तरीके से एक और इसकी बड़ी रेयर सिम्टम्स है, समझे, रेयर सिम्टम्स से बड़ी इंपॉर्टेंट, कीमती, नादर अलामत वो क्या है कि ना तो इसका मरीज मीठी चीजों से भी उसको पसंद नहीं है, मीठी चीजें खाने से भी वो नफरत करता है, और नमकीन चीजें खाने से भी नफरत करता है, मछली खाने से भी नफरत करता है। ये मेरे ख्याल में अकेली दुआ है जिसके अंदर मीठे से भी और नमकीन से भी और मछली से भी, हालांकि मुर्गी का गोश्त खा लेता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन होती है कि उसके थिंकिंग, सोचने से भी जो है ना मरीज की तबीयत जो होती है खराब हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों एक और बड़ा रूब्रिक, पैसे देने वाला, क्लिनिक पर कमाई करने वाला रूब्रिक, सेक्स के नाते से। अब टोपी वाले के कान खड़े होंगे। सही गल। तो उस रूब्रिक के अंदर जनाब आपके पास जो पेशेंट आता है ना, उसके अंदर अवर्जन होती है, कॉशन, यानी कि जमा से नफरत होती है, मर्द को बोथ और दोनों को ही होती है। उसके लिए ये आपकी बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। और मर्दों के अंदर उनका डिस्चार्ज होता है वो बहुत जल्द हो जाता है। अब देखिए जब आपको ये रूब्रिक मिलता है ना, और बड़ी आप हैरान हो जाएंगे, और पेशेंट बल्कि हैरान होता है कि जब आपके पास एक
मोटी लड़की होती है जो अपने पीरियड की वजह से मोटापे की तरफ माइल हो रही होती है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे तो या तो वो आपको नेट्रम्योर में मिलेगी या वो आपको पल्साटीला, वो चंद एक दवाओं में मिलेगी और वो अपनी अलामत बता भी नहीं रही होगी, उनके हार्मोन में चेंजेस आ रही होगी, और फिर आप कहेंगे आपको ये होता है, तो वो हैरान हो जाते हैं, कहेंगे डॉक्टर साहब आपको पता चल गया। तो ये आपके हार्मोन्स के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसको अब मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ क्योंकि ये बड़ा वसी रूबरी के हवाले से है, लेकिन फिर भी मैं आप इसको शॉर्ट कर देता हूँ। इसको आप मेडिकल के अंदर आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेडिकल का लफ्ज़ पहला स्पेलिंग एम है, तो म्यूजिक इंटॉलरेबल, म्यूजिक इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अरप्शन अपॉन द ई, सेकंड लफ्ज़ ई है, अरप्शन अपॉन द ई, कानों के पीछे जनाब एक्जिमा होता है, और डी से डिलेट मेंसेस होते हैं, आई से इम्प्रूडेंट होता है, गुस्ताख होता है, सी से कॉन्स्टिपेशन होता है, ए से एयर सेंसिटिव होता है, और एल से लॉफ एट रेप्रीमेंट्स। और ग्रेफाइट्स और लाइकोपोडियम को अगर किसी स्टडी सर्कल में जाना पड़ जाए तो लाइकोपोडियम जब बाहर जाएगा तो उससे पूछेंगे ना कि आप इसकी कंक्लूजन, इसका क्या है, आपको इसका जनाब रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या है,